वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ जो है इन्वायरमेंट जो है इसके साथ प्रस्तुत हुए हैं। इन्वायरमेंटल जो आ रहा है 3 से 5 सीटेट और डीएसएसबी केवीएस के एग्जाम में आएगा, ईबीएस केवीएस पीआरटी में, उसी के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। हम लोगों ने ये प्रश्नों की श्रृंखला देख ली थी, इसे जो है 10 पेज तक, और इसकी आज आगे की प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। यहाँ हमने बहुत कहते हम जो है ये सब हो गया था, एक अभी पहले वीडियो में है मेरा, आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट छाटे हुए हैं प्रश्न। आज यहाँ से देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे, यह अब सारी भारत में उगाई जाती है। हमारे यहाँ भिंडी जो है अफ्रीका से आई थी। भिंडी कहाँ से आई थी? हमारे यहाँ अफ्रीका से आई थी, ठीक है। गोभी मटर यूरोप से आए थे। चाय असम से आई थी। सोयाबीन चीन से आई थी। सोयाबीन कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। बीन अमेरिका से आई थी। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवर, टिंडी है, भिंडी, ये सब जो है भारत में उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं। बूंद बूंद दरिया अध्याय में 650 साल पुरानी घड़ सीसर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब। तालाब को क्या बोलते हैं? सर। सर से बोला जाता है तालाब को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। आगे देखते हैं। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अल-बरूनी एक यात्री भारत आए थे। अल-बरूनी जो है भारत आया था। अल-बरूनी जो है कहाँ से आया था? भारत आया था। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। अल-बरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान देश से आए थे। अल-बरूनी ने एक बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। आगे चलते हैं। पानी के स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह। कुएं सूखने की कुछ वजह क्या है? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। आगे चलते हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। जो ये तरुण बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की तालाब बनाने में मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। पॉइंट शुड बी नोटेड। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं है। मृत सागर में इसलिए नहीं डूबते कि पानी इतना खारा है, उसका जो है जो द्रव्यमान है वो मनुष्य की बॉडी को डूबने नहीं देता है, तैरने देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा ये इंपॉर्टेंट है गांधी जी की। जैसे यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, पॉइंट शुड बी नोटेड, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इसे गलत कानून को तोड़ा। मतलब ये नमक कानून को तोड़ा जो है, अहमदाबाद से ये यात्रा हुई थी, ठीक है। नमक का कानून सन 1930, ये पॉइंट आप जरूर याद करिएगा। आगे चलते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मच्छर एनाफेलिस से फैलता है, ठीक है। मलेरिया जो है मादा एनाफेलिस मच्छर से फैलता है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। माइक्रोस्कोप जो होता है इससे जो सूक्ष्म चीज़ होती है ये 1000 गुना बड़ी दिखाई देती हैं, इसलिए खून की अंदर की बीमारियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, जो आजकल तो और ज़्यादा आ गई है बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप, जिससे आप बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को बहुत बड़ा देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है। चलिए मलेरिया की दवाई देते हैं। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल कर उबाल कर, जो छाल होता है नीम का, सिंकोना की छाल को इसे उबाल कर छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन यानी लोहा होता है, ठीक है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों, इनमें आयरन यानी लोहा होता है। मक्खियां पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज्यादातर फैलता है। शैवाल जो है बरसात के मौसम में ज्यादा फैलते हैं। वैज्ञानिक जिनसे मच्छर के पेट में झांका, किस वैज्ञानिक ने मच्छर के पेट में झांका? रोनल रास ने। ये पॉइंट नोट करिएगा, रोनल रास इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट करिएगा। रोनल रास वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर के पेट में झांका। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की कमी हो जाती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन, लोहे की मतलब आयरन जो मतलब लोहा होता है, आयरन की गोलियां इनको दी जाती हैं। अनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। अनीमिया से नोट करिएगा, अनीमिया जो है खून की कमी से होने वाली बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। लार्वे क्या होते हैं? पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या करते हैं? पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। रोनाल्ड रॉस को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में
1902 में, ये पॉइंट नोट करिएगा, रोनाल्ड रास को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। जब ये मर रहे थे 1905 में, तभी उन्होंने कहा कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रुप लीडर के गुण, पर्वतारोहण के संदर्भ में बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए होता है। जैसे ठंडियां पड़ रही, ठंडियों में क्या करते हैं? विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव करता है और ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। आगे चलते हैं। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे स्लिग है, पिट ऑन है, हंटर शूज है, स्लीपिंग बैग है, पानी की बोतल है, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टार्च, तौलिया, साबुन, विंडीचर जैकेट है, सिटी ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने के सामान इत्यादि। आगे चलते हैं। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। क्या होता है, जैसे हम पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर का जो कोण होता है 90 डिग्री, 90 अंश का होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए और पीठ हमारी सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है, पर कदम रखा। बछेंद्री ने 23 मई 1944, इस डेट को याद करिएगा। डेट भी अगर पेपर टफ बनाएंगे तो डेट भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप डेट पे भी ध्यान दीजिएगा। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे चलते हैं। गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़ी इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से ही आदिवासी बनाते आए हैं। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा मतलब ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब कहाँ है? अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। आगे चलते हैं। सुनीता के बारे में दिया है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। टूटा तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। आगे चलते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता जो है अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं। ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। ये लाइनें सिर्फ कागज पर होती हैं, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए मुंबई से अगर दिल्ली आप पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर, लगभग 1,500 मतलब समझ लीजिए आप किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाके में लोग नालान के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ये पॉइंट याद करिएगा, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन, सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत। ये पॉइंट नोट करिएगा। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ क्या है? स्वागत। जुले जुले का अर्थ क्या है? स्वागत। लद्दाख में जब कोई वेलकम करता है तो उसे कहते हैं जुले जुले। जुले जुले का मतलब स्वागत करना। लद्दाख में बने घरों की खासियत, अब ये पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में घर कैसे बनते हैं? यह 2 मंजिले वाली इमारतें होती हैं। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं, मतलब 2 मंजिले मकान बनते हैं लद्दाख में। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। आगे चलते हैं। घर के अंदर से एक सेट की तरह लग रहा था जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए। जैसे 2 मंजिले मकान है तो नीचे जो है ये जानवरों को रखते थे, उनके जानवरों को भूसा उसा खाने पीने की चीज रखते थे और ऊपर स्वयं इंसान रहते थे। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते थे। यहाँ भूतल पर खिड़कियां नहीं होती थी। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों
के लिए स्टोर कर लेते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं, कई जगहों पर सड़कें ही नहीं है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वह चट्टानी मैदान है। ये पॉइंट याद करिएगा, चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, वह चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि वहां ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और ना ही कोई मैकेनिक है। चांगपा पहाड़ों पर ही रहने वाली जनजाति है। चांगपा क्या है? पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति है। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते हैं। चांगपा क्या करते हैं? हमेशा बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट और स्वेटर के लिए ऊन। ये सब जो है भेड़ों से उनको मिल जाता है चांगपा को, जनजाति को। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर है तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे जिसके पास ज्यादा जानवर है वो ज्यादा अमीर माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होते हैं। पश्मीना शाल जो होता है बहुत गर्म होता है, ये इन्हीं बकरियों से बनाई जाती है, पश्मीना बकरियों से। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम हो। जो है इसे ठंडे ऊंचाई पर इसे चराया जाता है बकरियों को, ताकि इसके जो है जो बाल होते हैं वो अधिक मुलायम और बड़े हों। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ियों के ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। ठीक है, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। आगे चलते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपास इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। श्रीनगर में आपको कुछ घर जो है पहाड़ों पर दिखाई देंगे और कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बकरियों से खरीदते हैं, वे बेकरियों से खरीदते हैं। सॉरी, कश्मीरी लोग जो है घरों में अपनी रोटियां नहीं बनाते हैं, वे बेकरियों से खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, और कुछ मोबाइल आश्रय जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। महिलाएं और युवा लड़कियां जो होती हैं जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। कारगिल जो है लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, वीडियो आगे चलते हैं। आपको वीडियो जो है बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आप इसे अच्छे से ईयरफोन लगा के रख दीजिएगा। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए। ये आपके कानों में मेरी आवाज़ बच जाती रहेगी, आपको सारे पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। 2-3 बार आप ये वीडियो सुन लेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऑप्शन वहाँ आएगा सीटेट एग्जाम में, आप देखते ही उसे आंसर मार देंगे, राइट आंसर। ठीक है, तो आप परेशान ना होइएगा बस। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की मशहूर पश्मीना शाल के बारे में बताया जा रहा है। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं है, मतलब ये पश्मीना शाल एकदम पतली होती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है जितना आप 6 स्वेटर में गर्मी होगी एक साथ पहनने पर, उतनी एक जो है शॉल में इतनी गर्मी होती है, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सदियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से बहुत कम होता है, माने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों को शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये सब आप देख लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो 250 घंटे बुनाई करते हैं, अगर एक पश्मीना शाल बुनने में उन्हें 250 घंटे, मतलब 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, 250 घंटे बुनाई करते हैं, तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुनी नहीं हो तो कितने दिन लगेंगे। आगे चलते हैं। साधारण शाल में जो है 250 घंटे लगते हैं। श्रीनगर के घर। श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट, इधर देखिए, ये चित्र देख रहे हैं ना आप, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे, बोट पर बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आगे चलते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों की ऊपरी मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी की भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती है। यहाँ पर पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियाँ ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों में डिजाइन मेहराब बने होते हैं। आगे चलते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। भूकंप आने पर हमें ये काम करना चाहिए। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? घर से निकलकर किसी खुली मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत चीज जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कंपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 आज सुबह गुजरात में आई भूकंप में कम से कम 1000 लोगों की मरने की आशंका है। कई जगह पर लोग घायल हुए हैं। बचाव एवं राहत कार्यों के लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया है। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई, इनमें से लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इसके बारे में बताया। हार्ट ब्लो कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी। हार्ट ब्लो
ग्लो कोल्ड। यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है। ठंडी हवा जो भारी होती है वो नीचे आती है, भारी होने के कारण ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक बताएं कि सर आप देख सकते हैं सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसके लिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। आगे चलते हैं। ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव में के रहने वाले थे। भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के गोरे गांव के रहने वाले थे। ठीक है, स्टालिन के डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार हैं। पुरानी यादें, ये सब आप देख लीजिएगा, सब पढ़ने के लिए है। ठीक है, कुछ खास नहीं, जो खास चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे एक बार अच्छे से सुनिएगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो आप आंसर उसे लगा पाएंगे। राइट, ठीक है, ओके। आपका दिन मंगलमय हो। सो थैंक यू सो मच।